इंडिया कहाँ पे स्टैंड होता है व्हेन वी टॉक अबाउट द कैंसर एज अ डिजीज? इंडिया बहुत हाई रैंक करता है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत हाई है। कैन कैंसर पेशेंट लिव अ नॉर्मल लाइफ आफ्टर ट्रीटमेंट? यस, डेफिनेटली। कैंसर आजकल बच्चों को भी हो रहा है, तो अभी फ्रीक्वेंसी मेन में ज्यादा है, विमेन में ज्यादा है या बच्चों में ज्यादा है? हर कैंसर की एक अपनी एज लिमिट है। मेन को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। बहुत सारे लोगों को जब स्टेज 3 और 4 डायग्नोस्ड होते हैं, सो उनको कोई साइंस ऐसे मिल रहे होते हैं जो वो इग्नोर करते हैं यूजुअली? इंडिया में 70 से 80% कैंसर स्टेज 3-4 होते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में 70 से 80% कैंसर स्टेज 1 और 2। आजकल हम क्या समझते हैं, जो हमारे को एक SMS आ जाता है ना 799 में होल बॉडी ब्लड टेस्ट, वो हेल्थ चेकअप नहीं है। लिव इन का कंसेप्ट बहुत स्टार्ट हो गया है, व्हेन दे टच, सो उनको लगता है हमें शायद कैंसर हो सकता है। कैंसर इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। खांसी, जुकाम, बुखार, कोविड इसकी तरह नहीं है। सो जिम में लोगों को इंस्ट्रक्टर से जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं वो भी कैंसर का एक कारण है। बिल्कुल। इज इट ट्रू दैट वुमेन हु नेवर हैव चिल्ड्रन फेस हायर ब्रेस्ट कैंसर रिस्क? यस। सबसे डेंजरस मिसकंसेप्शन इंडियन वुमेन में क्या है व्हेन इट्स रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर? मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, मेरे को अपने परिवार और बच्चों के लिए करना है। जेन जी 84% या 90% कम लिकर कंज्यूम कर रहा है True, पुरानी वाली मिलेनियल्स से। आई थिंक जेन जी बहुत स्ट्रांग है। जेन जी सिगरेट भी छोड़ सकता है। Hi, at LVE we have a privilege to host a distinguished doctor, Suman Gupta, from Metro Cancer Institute, Faridabad. So Dr. Suman Gupta is a highly experienced medical professional who has an expertise in oncologist. He's a bone marrow specialist and he has done a first bone marrow in Faridabad, and hematologist. He carries the experience of 17 years. And it's an honor to have him today with us. Hi Dr. Gupta, welcome to our show, that is LV channel, and it's a privilege to have you. Let's begin with a question first. Yes, it's an honor to be with you today. Thank you so much, and it's been, I think it's a process of 1 year. After 1 year you have given me the opportunity to host you. So yeah, let's begin with the show, and the question is basically, why is the word cancer still so frightening even today, despite medical arrangements and advancements? See, cancer is not only a disease. It involves not only the patient per se, it involves the whole family. There's a lot of finances involved. There's a lot of trauma to the family, to the people near and dear ones. So it's not just something like a small, maybe a big disease like a heart attack or something, Right. where the patient suffers, but within 2 or 3 days, once he has been taken care of, he goes back home happy. Cancer Right. process is a long treatment process. Although a large number of patients get treated, get cured, but the process will be a few months to a year. So that is Right. why the implications are quite large. Quite large, right. Why is the word cancer still so frightening even today, in spite of having a lot of medical advancements and facility given to the people? Yeah, the word cancer has a stigma attached to it. Cancer नाम से डर लगता है। जी। इस डर का ये कारण नहीं है केवल क्योंकि इसमें ना मरीज इन्वॉल्व नहीं है। इस पूरी प्रोसेस में मरीज तो परेशान होता ही है, रिश्तेदार परेशान होते हैं, लंबी प्रोसेस है। उस लंबी प्रोसेस की वजह से बहुत सारा फाइनेंसेस, बहुत सारा टाइम जो फैमिली को देना पड़ता है, फैमिली सपोर्ट, तो एक पूरा जो इकोसिस्टम है पेशेंट की फैमिली का, वो पूरा हैम्पर हो जाता है 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, जब तक इलाज चलता है। तो उस वजह से एक डर, एक स्टिग्मा अटैच्ड है। राइट। तो इज कैंसर एक्चुअली इंक्रीजिंग, या वो सिर्फ डिटेक्ट अब होने लगा है इसलिए हम कैंसर के बारे में ज़्यादा स्प्रेड हो गया है? देखिए, एक तो हाँ, डिटेक्शंस बहुत अच्छे हो गए। हमारे पास पहले अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे गांव-गांव में, अब हर गांव में सीटी मशीन, MRIs भी आने लगे, तो डिटेक्शन रेट्स बेटर हो गए। पहले क्या होता था, मरीज पी लिया से मर गया, क्या था, खराब वाला पी लिया था, काला पी लिया था, निमोनिया से मर गया। अब पता है कि वो हो सकता है लंग कैंसर हो, लिवर में स्प्रेड हो कैंसर, उस वजह से हो। तो एक हो, दूसरी हमारी पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, कैंसर की इंसिडेंस पॉपुलेशन के साथ बढ़ेगी, तो उस वजह से भी नंबर्स बढ़ रहे हैं। और हाँ, लाइफस्टाइल खराब हो ही रहा है, तो शायद उस वजह से भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो सब कुछ मिलके एक बूमिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से नंबर्स ज़्यादा दिख रहे हैं और हो भी रहे हैं। तो इसकी मिथ क्या है कैंसर की, बेसिकली जो पेशेंट को हार्म कर जाती है? सबसे बड़ी मिथ जो कैंसर की है वो है कि पेशेंट को पता चल गया, उसको सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड या चेस्ट एक्सरे में एक गांठ दिख गई जो कैंसरस है। अब वो डर के बैठा रहेगा कि अगर मैंने बायोप्सी कराई तो कैंसर फट जाएगा या फैल जाएगा। जबकि बायोप्सी एक सबसे ज़रूरी टेस्ट है, दैट इज़ द बैकबोन ऑफ ट्रीटमेंट। उससे हमें पता चलता है किस टाइप का कैंसर है, कौन से सेल्स हैं, उस पर आगे के आजकल जो एडवांस टेस्ट होते हैं, जेनेटिक टेस्ट, NGS टेस्ट,
वो सारे हम लोग लगा कौन पाते से हैं स्टेज पर जी, है, उसका सब कुछ मालूम कर पाते हैं, टाइप ऑफ कैंसर, स्टेज ऑफ कैंसर, सब कुछ के लिए चाहिए। और हम उससे डरे बैठे रहते हैं, जब तक हम निकल के आते हैं तब तक स्टेज 4 हो चुका होता है और फिर कुछ करने लायक नहीं होता। सो आई थिंक द मिथ अबाउट नॉट गेटिंग अ बायोप्सी डन इज द बिगेस्ट मिथ। एंड दिस इज अ मेजर कॉमनली मिस्टेक व्हाट इंडियंस or anybody in our who makes country, it. at least in my practice, I think that is a daily की fight। हम लोग समझाते हैं, लोग बायोप्सी से बहुत डरते हैं। बहुत डरते होंगे, राइट। सो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो एग्जैक्टली कैंसर जो होता है वो बॉडी में स्टार्ट कैसे होता है? जो हम थर्ड स्टेज 3 स्टेज 4 में जनरली डायग्नोस्ड होता है, पर वो स्टार्ट कैसे होता है? देखिए, नॉर्मली क्या होता है, इन्फेक्शंस होते हैं जो किसी बैक्टीरिया वायरस से होते हैं। तो कैंसर में कोई भी फॉरेन प्रोडक्ट नहीं है, कैंसर हमारे ही सेल्स हैं। सो कैंसर इज बेसिकली अ बॉडीज ओन सेल विच हैज स्टॉप डाइंग। वो रिपीटेडली रेप्लिकेट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मगर वो खत्म नहीं हो रहे, मर नहीं रहे। तो वो पहले क्या है, जिस ऑर्गन से शुरू हुआ है, जिस पार्ट से शुरू हुआ, वहां पे बढ़ते जाएंगे तो गांठ आई, गुच्छा आया सेल्स का, फिर वो उस नॉर्मल टिश्यू को खाने लगते हैं। सो दे आर लाइक रोग सेल्स और टेररिस्ट सेल्स। तो उसको खाने लगते हैं और फिर वो पूरे बॉडी में फैलने लगते हैं। सो दे आर जस्ट मल्टीप्लाइंग लाइक मैडमैन, दे आर नॉट स्टॉपिंग, दे हैव लॉस्ट द टेंडेंसी ऑफ डेथ। राइट। सो व्हाट इज रियली समथिंग कॉल्ड प्री स्टेज कैंसर और जीरो कैंसर? ओके, सो कैंसर जो है वो, इसीलिए मैंने कहा ना बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैंसर। हम बायोप्सी में देखते हैं एक लाइन होती है हर टिश्यू में जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगर ऊपर खराब सेल्स हैं या कैंसरस सेल्स हैं तो स्टेज 0 या प्री कैंसरस एरिया है, जिसको हम कार्सिनोमा इन सीटू बोलते हैं, कि वो अभी कहीं भी फैला नहीं है शरीर में। वो एक, और वो 99-100% तक क्योरेबल होते हैं CINs। जिस दिन उसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रीच कर दिया, उस दिन वो स्टेज 1 कैंसर या कैंसर पर से हो गया। So stage 0 is nothing but carcinoma in situ or the carcinoma impending to spread। So ये कोई पर्टिकुलर कोई ऑर्गन में रहता फैलता है? CINs जो हैं 2-3 कैंसर्स में सबसे ज़्यादा हैं। ब्रेस्ट में होते हैं जिसको DCIS बोलते हैं, अपना सर्वाइकल कैंसर्स में होते हैं, पेनक्रियाटिक कैंसर्स में होते हैं। इन 3-4 कैंसर्स में ये अर्ली स्टेज 0 एक टर्म्ड स्टेज है। ओके, अंडरस्टूड। सो बहुत सारे लोगों को जब स्टेज 3 एंड 4 डायग्नोस्ड होते हैं, सो उनको कोई पहले कोई साइंस ऐसे मिल रहे होते हैं जो वो इग्नोर करते हैं यूजुअली? देखो, एक ना इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंडिया में 70 से 80% कैंसर स्टेज 3-4 होते हैं। ओके। और वेस्टर्न पॉपुलेशन में, डेवलप्ड कंट्रीज में 70 से 80% कैंसर स्टेज 1 और 2 होते हैं। तो इसके पीछे दो चीज़ है। एक तो हमारा माइंडसेट है कि हम हेल्थ केयर पे तब जाते हैं जब बिल्कुल ही हमारी हालत ख़राब हो जाती है। बिल्कुल। हमारे अंदर एक ये भी मिथ है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, अस्पताल के पास जाएंगे, वो हमसे पैसे बनाने के लिए हमसे ज़बरदस्ती टेस्ट कराएंगे। करेक्ट, ठीक है, इस डर से हम जाते नहीं है। जब बिल्कुल ही ख़राब हो जाते तब जाते हैं। हाँ। दूसरा, इंडियन पॉपुलेशन में हमारे यहाँ कोई एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है जिसमें हमारे यहाँ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स हों। ना हमारे यहाँ स्क्रीनिंग होती, ना एनुअल हेल्थ चेकअप्स कोई कराता। इनफैक्ट मेरे पास कुछ लोग आते हैं जिनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज में फ्री हेल्थ चेकअप्स हैं, वो कहते हैं हमारा टाइम नहीं है इसके लिए। सो आई थिंक वी इंडियंस टेक आवर हेल्थ एज द लास्ट स्टेप, या लास्ट हमारी जो लिस्ट है ना कामों की, उसमें सबसे नीचे हमारी अपनी वेलबींग है। राइट। सो अब जैसे अगर आपने अभी नोटिस ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर हो गए या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, कोई भी इंडस्ट्री में उन लोगों ने हेल्थ चेकअप एज अ रूटीन, एज अ प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो वो एसोसिएशन वो हॉस्पिटल से करके आप लोगों तक आते हैं रीच में उनके रिपोर्ट्स की? आते हैं रिपोर्ट्स। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, हेल्थ चेकअप वर्ड को हमें समझना है। आजकल हम क्या समझते हैं, जो हमारे को एक SMS आ जाता है ना 799 में होल बॉडी ब्लड टेस्ट, वो हेल्थ चेकअप नहीं है। हेल्थ चेकअप में 3 इंटरफेसेस हैं। एक हमारे पास क्लिनिशियन होना चाहिए, डॉक्टर, जो हमारे को देख के हमारी जांच करके हमें वो जांचें लिखे। दूसरा, उसमें कुछ ब्लड टेस्ट और कुछ स्कैन्स होने चाहिए जो ज़रूरी हैं। हो सकता है उस मरीज़ को या उस इंसान को एक्सरे की ज़रूरत हो, या उस लेडी को पैप्समियर की ज़रूरत हो, या उसको वो हो, तो कोई ऐसे जनरलाइज ब्लड टेस्ट नहीं है। तो हेल्थ चेकअप हैज़ टू हैव अ ह्यूमन इंटरफेस। ट्रू, राइट। जैसे आपने एड्रेस किया अबाउट द अर्ली वार्निंग साइंस, lot of people have a psychology wherein they say if we stay together, like आजकल लिव इन का कंसेप्ट बहुत स्टार्ट हो गया है इंडिया में भी, एंड उनको अब लीगली भी अलाउड हो गया है। व्हेन दे टच, सो उनको लगता है कहीं ना कहीं, बिकॉज दे हैवंट डन एनी मेडिकल टेस्ट ऑफ द अदर पर्सन विद हुम दे स्टेइंग, सो उनको लगता है हमें शायद कैंसर हो सकता है, बिकॉज किसी को उनकी फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता होती है। तो क्या वो कंसर्न जायज़ है?
कैंसर और कम्युनिकेबल डिजीज़, ये क्वेश्चन बहुत आता है। इस तरह से नहीं आता, सबसे ज़्यादा पता है कई बार क्या आता है, बच्चे आते हैं कि हमारे पेरेंट्स को कैंसर है, क्या हम उनके पोता पोती देवतों को उनके पास जाने दें, नहीं जाने दें, तो वो भी एक एंगल है। सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, कैंसर इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़। एक खांसी, ज़ुकाम, बुखार, कोविड इसकी तरह नहीं है जो छूने से या किसी तरह से या वायरल डिजीज़ की तरह के सलाइवा से या बॉडी एक्सचेंज से कुछ भी फैलेगा। कैंसर मरीज जहाँ पे हम बात करें, इसका दूसरा पहलू देखें तो जो कैंसर का पेशेंट होता है उसकी इम्यूनिटी कम होती है। तो हो सकता है आज आप और मैं जैसे बैठे हैं, हमें खांसी हो रही है, तो अगर मैं कैंसर का पेशेंट हूँ तो आपको खांसी होगी, मुझे उसी इन्फेक्शन से निमोनिया हो सकता है। सो वी हैव टू लव दीज पेशेंट्स, वी हैव टू बी वेरी जेंटल विद देम। एट द सेम टाइम वी शुड नॉट बी पिटिएबल ऑन देम। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम उन पर दया करें। दे हैव टू बी गिवन द रिस्पेक्ट दे डिजर्व एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। एब्सोल्युटली, वेल सेड। सो इस कैंसर जब आप पेशेंट्स को आप जब देखते हो तो कैंसर आजकल बच्चों को भी हो रहा है, तो अभी फ्रीक्वेंसी मेन में ज़्यादा है, विमेन में ज़्यादा है, या बच्चों में ज़्यादा है, या वो मिडिल एज जो हम बात करते हैं 25 to 45 उसमें, उस एज ग्रुप में ज़्यादा है? देखिए, कैंसर आज नहीं बच्चों में ज़्यादा नहीं, कैंसर हमेशा से बहुत सारे, हर कैंसर की एक अपनी एज लिमिट है। जैसे ओवेरियन कैंसर कहते हैं हम 55-60 की उम्र में होता है, ब्रेस्ट कैंसर 60 पे होता है, इसी तरह पीडियाट्रिक कैंसर्स भी अलग एक एंटिटी है जिसे हम भूल जाते हैं। राइट। सो वो होते रहे हैं, होते हैं और होते रहेंगे, उनका इलाज अच्छा होता जा रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो कैंसर इज़ नॉट स्पेसिफिकली जेंडर स्पेसिफिक और एज स्पेसिफिक। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स विच हैपन इन मेल्स और इन फीमेल्स और इन चिल्ड्रन। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनमें कोई हमारा ऐसा हो। मेल्स का अगर हमारे यहाँ ये बात कह सकते हैं आप कि हमारे हॉस्पिटल तक मेल्स ज़्यादा क्यों आते हैं, तो अभी भी ये शायद एक दुख की बात है कि फीमेल हेल्थ इस कंट्री में बहुत निगलेक्टेड है। ट्रू। सो मेल मेंबर को जब कैंसर होता है, शायद ज़्यादा फैमिली सपोर्ट होती है उसके पास, खासतौर से रूरल एरिया में या बैकवर्ड एरियाज में, तो उस वजह से एक ये कह सकते हैं बायस्ड है कि मेल पेशेंट्स ज़्यादा दिखते हैं, बट इट डज नॉट मीन कि कैंसर में कोई ऐसा स्पेसिफिसिटी है। इफ़ यू हैड टू नेम वन डेली हैबिट दैट साइलेंटली इंक्रीजेस कैंसर रिस्क इन इंडियन, व्हाट वुड इट बी? आवर फूड हैबिट। ओके, सो लेट मी कम टू दैट। इंसान क्या है? ह्यूमन बीइंग इज़ अ फार्म लेबरर बाय डिज़ाइन। ठीक है। तो 8 घंटे काम करता था, उसके बाद जम के खाना खाता था, उसके बाद सो जाता था और ठीक रहता था। अब हम क्या है, खाना हम उतना ही खाना चाहते हैं, काम हम बिल्कुल नहीं करते। सो आर बैड डाइट, हमारी डाइट जो है आइडियल, उसमें ग्रीन वेजिटेबल सब कुछ होना चाहिए, मगर आज हमारी डाइट को ना प्रोसेस्ड फूड्स ने चेंज कर दिया है। 80% हमारी हेल्दी डाइट जो होनी चाहिए वो प्रोसेस्ड डाइट है। तो ये सबसे बड़ा कारण, इसी से ओबेसिटी हो रही है, इसी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस हो रहे हैं और इसी से कैंसर इंसिडेंस बढ़ रही है। सो इसमें कोई पर्टिकुलर प्रिजर्वेटिव का भी इन्वॉल्वमेंट मतलब हाई रिस्क पे जाता है? एनी प्रिजर्व फूड इज बैड। आज से पहले क्या होता था मैम, सॉरी आई इंटरप्ट, बट जैसे प्रिजर्वेटिव में आजकल लाइक एक्सपायरी डेट के साथ आने लगा है, तो क्या वो सेफ है? चलिए एक्सपायरी डेट की बात करते हैं। नहीं, दोनों मैं मर्ज कर रही हूँ क्वेश्चन। आप दोनों मर्ज कर रहे हैं, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम एक्सपायरी डेट की बात करते हैं, इससे ना ये टॉपिक प्लास्टिक्स की तरफ भी जाएगा। पानी की बोतल होती है जी, पानी की बोतल की 6 महीने एक्सपायरी है, पानी की एक्सपायरी है नहीं है, ये उस प्लास्टिक की एक्सपायरी है। करेक्ट। की तरह जो हमारा खाना है वो जितना रंगीन है उतना अच्छा है, कि उसमें खूब सारी कलरफुल वेजिटेबल्स हैं, सब कुछ है, हमने खाया, मिक्स करके खाया। प्रोसेस फूड क्या है? प्रोसेस फूड में चाहे एक्सपायरी हो, उससे वो अनकंज्यूमेबल बनता है। वो प्रोसेस फूड की एक्सपायरी डेट ये नहीं कहती कि उस एक्सपायरी डेट से पहले वो हेल्दी है। सो वो जो एक्सपायरी डेट है वो केवल हमें कहता है इसके बाद ये जहर बन गया है, ये अनयूजेबल हो गया, अनयूजेबल हो गया। ठीक है। तो प्रोसेसिंग ऑफ फूड इज ऑलवेज हार्मफुल। प्रोसेस शुगर हार्मफुल है। हम हमेशा बात करते हैं शुगर से कैंसर होता है, मगर हम ये नहीं समझने को तैयार कि शुगर इटसेल्फ हार्मफुल है, मगर शुगर के जो क्लियर डेरिवेटिव्स हैं जैसे जैगरी, डेट शुगर्स या जो खांड शक्कर है वो खराब नहीं है इतने। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से आज से 10 साल या 15 साल पहले हमें जब अपने नानी दादी के घर याद करें माधवी, तो हम हमेशा ये डिस्कस करते थे कि कोई रिश्तेदार आता था ना, कढ़ाई तली जाती थी, कढ़ाई चली जाती थी, चाय बनती थी। अब क्या होता है, मैकेन्स तले जाते हैं, न्यूटेल नगेट्स तले जाते हैं। तो ये सब ही हमारी ना एक शायद एक, हम लोग इतने बिजी हो गए, हम इतने अर्बनाइज हो गए, हम इतने वेस्टर्नाइज हो गए कि हम अपने आप को अनहेल्दी कर रहे हैं। सो इज इट कैन दिस आल्सो बी वन ऑफ द रीजन ऑफ, जैसे पहले आपने करेक्टली बोला नानी दादी के टाइम पे हेल्दी फूड्स होते थे, बट पहले सब जॉइंट फैमिली में रहते थे कि एक घर में
चाहे वो 2 सिबलिंग हो, 4 सिबलिंग सबको हो, बट अब सब न्यूक्लियर हो गए। अब जॉइंट में सबको सपोर्ट मिलता था, अब न्यूक्लियर में सपोर्ट नहीं है। अभी सबसे बड़ी विमेन की सबसे बड़ी बेस्ट फ्रेंड जो हो गई वो सारे केयरटेकर्स हो गई हैं, विच आई एम श्योर यू वुड एग्री। एंड नाउ विमेन हैज आल्सो बिकम अ इंडिपेंडेंट। सो अब उनका तब उस टाइम कोई क्या करे, इफ दे हैव टू मैनेज वर्क, इफ दे हैव टू बैलेंस आउट लाइफ, व्हाट दे विल डू? सो आई टोटली एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग। वुमेन आर द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी नाउ। They are not only breadwinners for families, but they are like the benchmark, or you can say the pole bearer, yeah, backbone of everything. But you have to understand that मैं इसमें करते ही ये नहीं कह रहा हूँ कि दादी को ही खाना बनाना है, तो घर का दादा भी बना सकता है। तो when we are talking of equality, it should be both. तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि अगर आपके यहाँ मेहमान आया है तो उसको पकौड़े वो मैकेनी तल के दो, सलाद भी तो काट के दे सकते हो ना। राइट। So it has to be a healthy alternative. We should go away from process. Although ना इस पे ये डिस्कशन भी आता है क्या माइक्रोवेव कैंसर करता है, आता है ना। सो माइक्रोवेव पर से कैंसर नहीं करता। माइक्रोवेव में नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से कैंसर कॉजिंग रेडिएशन ही हमें पता है, फोन या माइक्रोवेव कैंसर नहीं करता। Correct. मगर इनडायरेक्टली मैं बोलता हूँ कैंसर को प्रमोट करता है, क्योंकि इससे हम ना हीटिंग रीहीटिंग ऑफ फूड के एक चक्कर में पड़ जाते हैं। वो भी प्लास्टिक में, हाँ, कभी ग्लास में। बिल्कुल प्लास्टिक में सबसे बड़ी चीज है। प्लास्टिक एक मटेरियल है जो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। प्लास्टिक टेक्निकली एक चीज होती है लीच करना, तो प्लास्टिक न्यूट्रल मटेरियल है। प्लास्टिक में अगर एसिडिक होगा तो खराब कर देगा उसे, एल्कलाइन होगा तो खराब कर देगा। आइडियल पीएच तो नहीं ला सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा कारण है। तो ना माइक्रोवेव, ना फ्रिज, ना फोन ये डायरेक्टली हार्मफुल नहीं है। हमें वापस से अपनी फ्रेश कुकिंग और फ्रेश लिविंग पे आना पड़ेगा। आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गई है, लोग काम नहीं करना चाहते। अब जैसे एक्सरसाइज करने के लिए भी लोग वॉक करना प्रेफर नहीं करते या जॉग करना भी लिमिटेड करते, बट जिम जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो जिम में लोगों को इंस्ट्रक्टर से जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं, क्या कहीं ना कहीं वो भी कैंसर का एक कारण है? बिल्कुल। अनबैलेंस्ड प्रोटीन्स जो आजकल जिम्स में चल रहे हैं प्रोटीन पाउडर्स के नाम पे, और जो स्टेरॉइड इंजेक्शंस या स्टेरॉइड टैबलेट्स जिम के इंस्ट्रक्टर्स दे रहे हैं, वो बहुत हार्मफुल है। डायरेक्ट एविडेंस है कि उनकी कैंसर इंसिडेंस बढ़ती है। तो जिम जाना खराब नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम एक दिन में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर नहीं बनेंगे। अपनी बॉडी को टाइम दीजिए। जहाँ तक हमारी वॉक की बात है, वॉक में भी बहुत पहलू हैं। वॉक का मतलब ये नहीं है कान पे फ़ोन लगा के आप घूम रहे हैं, ठीक है। वॉक और एक्सरसाइज हैज़ टू हैपन टू अ रेट कि आपका हार्ट रेट डबल हो जाए, आपकी थोड़ी थोड़ी सांस फूलने लगे। Right. तो अगर आप वॉक करते हुए घूम रहे हैं तो वो टहलना है, एक्सरसाइज नहीं है। सो देयर इज अ वेरी गुड रिसर्च बाय द अमेरिकन कैंसर सोसाइटी विच इज अ ह्यूज पेपर विच सेट 30 minutes of exercise, whether in gym, whether in running, whether in walking fast, which raises your heart rate to double, and it is done at least 5 days a week. So 3.5 मतलब 2.5 to 3.5 hours of exercise a month, a week, sorry, will decrease your cancer chances by 20%. And not only cancer, सारी बीमारियां, कार्डियो डायबिटिक, सब बीमारियों में, तो हमें अपने आप को आधे घंटे भगाना है। राइट, एब्सोल्युटली। सो जैसे लोग हेडसेट म्यूजिक सुन के वॉक कर रहे हैं, दे डूइंग अ ब्रिस्क वॉक आल्सो, दे डूइंग अ फास्ट वॉक आल्सो, एनीथिंग। सो क्या हम उसे कंसिडर कर सकते हैं कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल। हेडफोन में अगर गाने अच्छे से सुन के भाग रहे हैं, इससे अच्छी क्या चीज़ है? दे हैव कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, दे आर गिविंग दिस दैट 30 minutes of me time, वो एक मेंटल स्ट्रेस से फ्री। मतलब आई एम टोटली सोल्ड फॉर दैट। ओके, राइट। So now we come to the breast cancer part. Is breast cancer only a women disease or men can also get it? Now this is very interesting. तो हम हमेशा क्योंकि मैंने नहीं सुना है कभी कोई डिस्कस करता है ये। मेन को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। होता है ना? बिल्कुल होता है। और उसका इलाज भी सेम है, सब कुछ सेम है। सो मेल्स में ब्रेस्ट डेवलप नहीं है, मगर ब्रेस्ट टिश्यू तो है ना। So breast cancer can happen in males, although the percentages are negligible or very small. So अगर मैं 1000 ब्रेस्ट कैंसर देखता हूँ तो 4-5 मेल ब्रेस्ट कैंसर आएंगे। अच्छा, तो उनकी डायग्नोसिस भी सेम है, सेम सिम्टम्स, सब कुछ सेम, इलाज, सिम्टम्स सब कुछ सेम। राइट। और जबकि मेल में ना वो ज़्यादा कई बार लेट स्टेजेस में पकड़ा जाता है, क्योंकि फीमेल में तो ब्रेस्ट बल्कि है, एक लंप पता चल जाता है। मेल में जब तक वो अंदर तक पूरी चेस्ट वॉल को नहीं खाता या पूरा पेनफुल नहीं हो जाता, तब तक नहीं आता मरीज। सो ब्रेस्ट कैंसर अगर मेल को जब होता है तो उनसे हार्ट अटैक होने के चांस होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ बहुत सारे ऑर्गन्स हैं ब्रेन, ब्रेस्ट और हार्ट या चेस्ट वॉल और हार्ट के बीच में, तो ऐसा नहीं है कि सीधे हार्ट को कैंसर क्योंकि कोई भी ब्रेस्ट साइड में कोई सोचता है तो सबको ये एक बार
क्लिक होता है, ट्रिगर करता है कि कहीं हमें हार्ट अटैक तो नहीं हो सकता? ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई इंक्रीज रिस्क या कुछ डिफरेंट हो जाएगा। Right. So, is it true that women who never have children face higher breast cancer risk? यस। Why so? सो आई टेल यू व्हाट, हमारी बॉडी में, फीमेल बॉडी में दो हार्मोन है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जिनके बैलेंसेस से चलता है। तो Right. जो हमारा एक तरह से माना जाए जो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन है वो फीमेल हार्मोन्स के लिए एक रेस्ट फेज है फीमेल बॉडी के लिए। Okay. ऑल्दो मैं बिल्कुल नहीं एडवोकेट कर रहा कि 10 बच्चे होने चाहिए, मगर जितना लंबा हमारा होता है, इसीलिए हम ब्रेस्ट फीडिंग पे बहुत इंपॉर्टेंस लाते हैं। Right. जो जितनी देर बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है उतनी देर एक तरह का मेनोपॉज सा लेडी को रहता है, प्रेगनेंसी के चांसेस पर्टिकुलरली कम रहते हैं, खासतौर से 6 महीने में। तो द फीमेल्स हु हैव हैड 1 or 2 normal children, who have had 1 or 2 deliveries and then breastfed their child, have a much lesser chance of getting a breast cancer than a lady who has not. Secondly, अगर 35 साल के बाद बच्चा हो रहा है, those ladies are also at a higher chance of getting a breast cancer. The first childbirth should be early. I know with today's life. Yeah, like in today's time, like people are getting married between 35 to 45 because of the lifestyle, because of their, you can say it as a heartbreaks or the lessons in their life, or maybe because of the responsibilities also. So societal jokes apart, changes, everything apart, but that is science what is being quoted, that early Right. childbirth is associated with lesser chances of breast cancer because Right. उसके हार्मोनल साइकिल जल्दी ब्रेक हो गई ना। right, correct. कैंसर एक वियर एंड टियर की बीमारी है। मुंह का कैंसर क्यों होता है कि इल फिटिंग डेंचर या जैक टूथ से या तंबाकू से क्यों होता है, वो कंटिन्यूस इरिटेशन ओवर द ईयर्स कर रहे हैं। इसी तरह हार्मोनल साइकिल्स भी अगर ब्रेक होंगी तो ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर्स में फर्क पड़ता है। राइट। सो सबसे डेंजरस मिसकंसेप्शन इंडियन वुमेन में क्या है व्हेन इट्स रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर? इंडियन वुमेन में जो एक मिसकंसेप्शन है वो ये है कि मेरे को कुछ नहीं, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, मेरे को अपने परिवार और बच्चों के लिए करना है। सो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। सो अगर उसे गांठ भी होती है, अरे ठीक हो जाएगी, 2 4 5 महीने और इंतज़ार कर लेती हूँ, अभी बच्चे के एग्ज़ाम आ रहे हैं, अभी हस्बैंड का ट्रांसफ़र होने वाला है, अभी घर में और काम है, शादी है घर में। सो दैट इज़ वन वेरी बिग थिंग। सो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट लेडीज़, एंड टुडे विद this media, I like to request, if you have any problem, just share with your family and your doctor. Please don't sit upon it. राइट। तो लॉन्ग टर्म में आपको भी और आपके परिवार को उससे ज़्यादा कठिनाई होगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये तो मतलब मैं भी सबको एड्रेस करना चाहूँगी। इन फैक्ट आई थिंक आई एम एक्चुअली ब्लेस्ड बाय माय फादर, बाय अ फादर मैन। अगर हमें स्नीज भी अगर हमने कंटिन्यूसली एक दिन कर लिया ना, वी हैव टू विजिट टू द डॉक्टर बिकॉज यू नेवर नो कि आपको क्या हो रहा है, राइट? सो इट्स ओके टू कंसल्ट, राइट? अब लंबा खर्चा छोटा खर्चा अभी बचा रहे हो, बाद में जो लंबा होगा उसका क्या करोगे? सो यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट इज व्हाट आई रियली फील इक्वली। वेरी वेल सेड। या आई मीन टच वुड, आई एम ब्लेस्ड बाय माय फादर। सो व्हाई आर पीपल ऑफन मोर अफ्रेड ऑफ कीमोथेरेपी? ओके, सो कीमोथेरेपी का मतलब क्या होता है? कीमोथेरेपी का मतलब है केमिकल्स से थेरेपी करना, ठीक है। अब क्या हुआ, कीमोथेरेपी इज़ वन ऑफ द मोस्ट नेसेंट ब्रांचेस। सबसे पहले सर्जरी आई कैंसर में, फिर रेडिएशन आया, लास्ट में कीमोथेरेपी आई। तो हर चीज़ इवॉल्व करती है ना। पहले जो गाड़ी आती थी वो हत्ती से स्टार्ट होती थी, उसके बाद सेल्फ आई, अब उसके बाद आप चाबी लेके बैठ जाते हो तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। इसी तरह जो शुरू की कीमोथेरेपीज थी, कीमोथेरेपी का बेसिक कंसेप्ट होता है इट किल्स ऑल रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। तो सबसे कॉमन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हमारे बॉडी में क्या है? हेयर फॉलिकल्स, म्यूकोसा, जीआईटी ट्रैक का म्यूकोसा, उसके बाद ब्लड। तो हमारे क्या होता था? खून कम हो जाता था, टीएलसी प्लेटलेट्स कम हो जाते थे, बाल झड़ जाता था, उल्टी आती थी। राइट। ये इतने सिकनिंग साइड इफेक्ट्स थे कि मरीजों में एक कीमोथेरेपी को लेके भय बैठ गया। मगर विद टाइम हमारी दवाइयाँ बहुत टारगेटेड हो गई हैं, जो केवल कैंसर सेल्स को मारती हैं या इम्यूनिटी को चेंज करती हैं, जिन्हें इम्यूथेरेपीज बोलते हैं, जेनेटिक लेवल पे आ गए हैं। तो अब वो ज़माने चले, और साथ में दवाइयाँ इतनी अच्छी आ गई कि अब मरीज़ को एक भी उल्टी नहीं होती, या स्कल कूलिंग कैप्स आ गई हैं कि हेयर लॉस भी नहीं होता। तो अब वो चीज़ें बदल गई हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट साइंस हैज चेंज्ड, एवरीथिंग हैज इवॉल्व्ड। अब कीमोथेरेपी का मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो गए। राइट। सो कीमोथेरेपी से लोगों को एक साइकोलॉजी जो हमने सुना है और देखा भी है वो ये कि 1-2 कीमो के बाद जनरली वी हैव सीन पीपल हैव लॉस्ट देयर फैमिली मेंबर। तो सब कहते हैं विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं था इसलिए कीमो नहीं झेल पाया। इज इट रियली ट्रू? नहीं, इसमें 2 पहलू हैं। देखिए 99% कीमोथेरेपी रिलेटेड डेथ्स नहीं होती हैं,
1% किसी भी दवाई से या किसी भी चीज़ से हो सकता है। प्रॉब्लम ये हमारे पेशेंट इतनी लेट स्टेज में आते हैं कि ज़्यादातर तो पहले ही इतना एडवांस कैंसर्स हैं कि उनमें लाइफ बहुत लिमिटेड बच जाती है, तो शायद कीमोथेरेपी फॉल्सली इम्प्लिकेट या ब्लेम हो जाती है। दूसरा क्या है, कुछ कैंसर्स में इतने अच्छे रिस्पॉन्सेज आते हैं कि आदमी एक कीमो के बाद जो गांठ इतनी बड़ी है वो इतनी सी होगी, फिर भाग जाते हैं और दूसरी कीमो लगवाते ही नहीं, और तब आते हैं जब वो सारी जगह फैल चुका होता है। सो देयर हैज टू बी बैलेंस। सो आई विल से कैंसर इज नॉट ट्रीटेबल ऑन अ website or on a podcast. If you have a cancer, sit with your doctor, give time with him, give time to yourself with him, and then you'll understand the process. Right. See, our podcast is more of knowledge sharing and awareness. Please don't. So I mean, yes, yeah, so it's we are not here to misleading. share. Yeah, so we are here to understand the concepts. We are here to make people understand that आपको डरना नहीं है। कैंसर से डर के कैंसर ज़्यादा घातक हो सकता है। अगर कैंसर हुआ है ना, take a deep breath, come out, give yourself time, and then discuss with people. Right. True. So radiation and chemotherapy में क्या difference है? बिल्कुल 3 तरह का, जैसे मैंने इलाज बोला, सर्जरी सबको पता है क्या है, ऑर्गन निकाल लिया या वो। रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, जैसे एक्सरेज होती हैं, जो एक बहुत बड़ी मशीन होती है जिसे लीनियर एक्सीलरेटर बोलते हैं, उसमें उसको उसके थ्रू दी जाती हैं। सो दे आर, मतलब यू कांट सी द रेस, सो इट इज़ अ वेरी I'll say a very precise treatment with millimetric accuracy which can be given and which only kills the cancer cells. So it is free of most of the systemic side effects. कीमोथेरेपी खून के द्वारा दी जाती है, सिस्टमिक है, तो वो सारे ऑर्गन्स के थ्रू कैंसर को कहीं और फैलने नहीं दे या फैले हुए कैंसर को पूरी तरह खत्म करने में काम आती है। What exactly is immunotherapy? Okay. So इम्यूनोथेरेपी आज कैंसर ट्रीटमेंट की लेटेस्ट थेरेपी में है। इम्यूनोथेरेपी का क्या मतलब है? हमने जैसे कहा कैंसर सेल्स हमारे शरीर के अपने सेल्स हैं, तो इम्यूनिटी क्या करती है, किसी भी फॉरेन बॉडी को मारती है। वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, कोविड में हमने बहुत इम्यूनिटी की बातें करी हैं, हमने बहुत काढ़े पिए हैं, बहुत च्यवनप्राश खाए हैं। सो इम्यूनोथेरेपी क्या करती है कि दीज आर सर्टेन ड्रग्स विच कोट अराउंड द कैंसर सेल्स, उनके चारों तरफ चिपक जाते हैं, उनके साथ लिंकर प्रोटीन्स के साथ चिपक जाते हैं, उसके बाद उन्हें फॉरेन बॉडी बना के बॉडी से खुद किल करा देते हैं। Right. So they are basically identifying these rogue cells and making the body kill these rogue cells. These rogues. Understood. So cancer treatment itself cause another cancer later in life? Yes, it can, but very rarely. So पहले कुछ दवाइयाँ होती थी जिनसे 8 से 10 साल बाद अगर बहुत हाई डोजेस में दी जाती थी तो सेकंड कैंसर के चांसेस होते थे, इवन रेडिएशन से। बट अब हमारी दवाइयाँ काफ़ी रिफाइन हो गई हैं, काफ़ी टारगेटेड थेरेपीज़ आ गई हैं, तो अब सेकंड कैंसर्स के चांसेस काफ़ी कम होते जा रहे हैं। और मैं ये बोलूँगा कि पिछले 5-10 साल में अब सेकंड कैंसर्स बहुत देखने कम हो गए, ड्रग इंड्यूस्ड। हाँ, हेड एंड नेक कैंसर्स, खासतौर से तंबाकू बीड़ी पीने वालों में एक बार गले के कैंसर के बाद जो पूरा एरो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से मल्टीपल टाइम्स भी कैंसर्स होते हैं, तो इसको फील्ड कैंसराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि वो पूरा फील्ड उस तंबाकू या उस स्मोक से जल गया, तो उसमें जगह जगह नए नए कैंसर्स होते हैं। So that is something different. So I have seen patients who have had 3 or 4 or 5 cancers also in one lifetime. Right. So अभी हम जैसे स्मोक का देखते हैं, you know, like we see all the people are into tobaccos, right? Although उसमें आता है that smoking is injurious to health. Tobacco में भी आता है it's injurious to health. But still people are consuming it. But moreover, people are still selling it. तो ये गवर्नमेंट को डोंट यू थिंक एक एक्शन लेना चाहिए सो दैट वी समवेयर वी प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपल? बिकॉज आई थिंक ये एक टाइप का, जैसे हम ड्रग्स की बात करते हैं, अल्कोहल की बात करते हैं, उस तरीके का आई गेस ये कोई कहीं ना कहीं नशा है। बिल्कुल है। तंबाकू में देखिए, सिगरेट में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक है निकोटीन और एक है जो सिगरेट जलने से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन्स और निकोसिनामाइड्स वगैरह होते हैं उनसे कैंसर होता है। निकोटीन एडिक्टिव है, राइट। नशावर में भी लोग निकोटीन यूज़ करते हैं, निकोटीन की वजह से हम एडिक्ट होते हैं। आजकल निकोटीन च्युइंगम भी आने लग गई ना। निकोटीन च्युइंगम अब क्या है, हर चीज़ का मिसयूज हो सकता है। निकोटीन च्युइंगम इसलिए आई थी कि आप सिगरेट छोड़ो। मगर लोग ऐसे भी मिले हैं मुझे आजकल जो सिगरेट के साथ निकोटीन च्युइंगम खाते हैं कि डबल किक मिलती है, तो उसका तो कोई जवाब नहीं। अब ना ये एक बड़ी दुधारी या डबल एज सोर्ड है। हमें सबसे पहले 1910 में पता चला कि सिगरेट हमारे कैंसर का कारण है। इट टुक 44 years for the US government to come with a report that cigarette smoking is injurious, because cigarette or tobacco is one of the biggest cause of biggest revenue earner for any country. True. Taxation earner. So वो भी एक concept है।
पता है आज हम सरकार को बोल सकते हैं आप ये बैन कर दो, बंद कर दो। शायद मुझे लगता है अगर हम किसी चीज़ को मना करते हैं ना तो उसके लिए हमारी ज़्यादा क्रेविंग होती है। हमें अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा, हमें अंदर से अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ आस्किंग गवर्नमेंट टू डू एनीथिंग फॉर अस, इट इज़ बेटर वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ ऑन आवर ओन। हम हर True, चीज़ but अपने हाथ में लेना चाहते हैं, अपनी सेहत क्यों नहीं अपने हाथ में ले सकते? एग्जैक्टली क्योंकि एक होता है ना, जैसे एक गवर्नमेंट इज मोर लाइक अ ट्यूटर, व्हाट जो साइड अगर उन्होंने व्हाट आई डांट रियली लगाई फील तो। डांट लगाई या एक रिस्ट्रिक्शन दे दी तो लोग सुधर जाएंगे। वरना एक जैसे अभी बीच में आया था कि पार्किंग, आप बिना हेलमेट के कार बाइक राइड कर रहे हो तो आपको 1000 का चालान। Hello. तो मतलब ऐसे आई दैट्स व्हाट आई फील कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इफ दे टेक सम एक्शन, आई थिंक पीपल, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक हाउ टू सेव पीपल। I know alcohol, So- tobacco, all those things are bad for us. I think if they are banned, it is something different. But I really आई नो don't know. रेवेन्यू लॉसेस बहुत होंगे, I बहुत really होंगे। don't have an answer for that. I still request people through this podcast that please, you at least on your end, stop using it. Yeah, take the initiative. If they don't, then जैसे अभी जेनजी के बारे में आ रहा था कि True. जेनजी 84% या 90% कम लिकर कंज्यूम कर रहा है True, पुरानी true. वाली मिलेनियल्स से। तो Absolutely. आई थिंक जेनजी बहुत स्ट्रांग है, जेनजी सिगरेट भी छोड़ सकता है। absolutely, मुझे लगता है Gen Zs have come more stronger. Yes. Because even I have a Gen Z kids in my house, so I keep evaluating I know. myself with them. I mean, no They are much comparison stronger. outside. They are Yeah, mentally much stronger absolutely. than us. So I think they are stronger and they'll get out of cigarette also. They've got out of alcohol, which is a fantabulous news के 85-90% कंजम्पशन कम कर रहा है, तो हो सकता है टोबैको का भी जीरो कर दे। Absolutely true. Do stress, anger, or compressed emotion play a role in cancer development? We don't have any direct data showing that these things, psychological stress or emotional stress, causes a direct linkage of cancer. So there's nothing directly. Cancer is more a physical kind of a thing, कि direct injury to the tissue. बट हाँ हमेशा से एक ना एक ऑफ बीट डिस्कशंस रहे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस होते हैं, जैसे ओबेसिटी से हो सकता है। सो मे बी वी माइट गेट वाइजर इन द फ्यूचर, बट राइट नाउ वी डोंट हैव अ कॉजल Relations with it, right? Why do people seek spiritual or alternative cures along with the medical treatment? सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। I'll ask you otherwise. जब एग्जाम होता था तो मंदिर जाते थे ना? बिल्कुल। So that is a normal human psyche. To when we are happy, when we are sorted, we are happy with we are busy with our lifestyle. So we always go into a spiritualism. I will say that I also believe that going into these things are not wrong, but on the same go, अपना इलाज मत छोड़िए। भगवान को, अल्लाह को, गुरु जी को, जिसको मानते हैं उसे मानिए, उसकी पूजा करिए, आराधना करिए, मगर उसके लिए अपना इलाज नहीं छोड़िए। किसी एक मिथ में मत जाइए, एक भ्रांतियों में मत जाइए कि शायद पूजा से मेरा या भूत उतरवाने से कैंसर ठीक हो जाएगा। सो कीप गोइंग थ्रू योर ट्रीटमेंट, यूज दिस स्पिरिचुअल जर्नी एज समथिंग टू गिव यू स्ट्रेंथ थ्रू दिस जर्नी, बट नॉट एज अ ऑल्टरनेट टू दिस जर्नी। You know, we have heard that, you know, you were the first person who has done the bone marrow transplant in Faridabad. So, what made the moment significant? So I don't know. It was quite interesting. So I came to this town around 11, 12 years back. So we started doing hematology here, a lot of work. So I think it was just a path. Now I am at this hospital called Metro Cancer Institute, which is a 300-bedded cancer. So we are doing everything from bone marrow transplants to CAR T cells to everything. So I think it's just Right. part of the journey. Journey, right? So, I mean, is there any particular experience that, because since it was the first time, and Yeah, and so I'll say and more of a you know burden on your shoulder, that okay, how is it going to be? So it is a process, I think, for all of us doctors. We do procedures when we are under training, then we do it under observership, and then we come out on our own practice and do procedures. So I Right. think the training is such that we have been trained with those procedures for so many times that जब हम वो आके खुद individually करें तब तक we seek perfection into the process. So yes, Right. it is my first as a single person, but had done multiple or hundreds of them when we were in training. In training, right? Correct. So, is bone marrow transplant really a last resort treatment? Bone marrow transplant is an important part of treatment. So yes, we always think कि bone marrow transplant तब करते हैं जब सारे treatment modalities खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं है।
हाई रिस्क ब्लड कैंसर्स, हाई रिस्क लिम्फोमास में या माइलोमास में बोन मैरो ट्रांसप्लांट अपफ्रंट ही करते हैं कि शुरू में दवाई दी, बीमारी कंट्रोल करी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया। कुछ इंडिकेशंस पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट तब करते हैं जब सारी अवेलेबल ट्रीटमेंट्स खत्म हो जाते हैं। सो इट इज़ अगेन डन इन वेरियस थिंग्स। इट इज़ डन इन ब्लड कैंसर्स, लिम्फोमास, ल्यूकीमियाज, इट इज़ डन इन सर्टन सॉलिड ट्यूमर्स इन पीडियाट्रिक्स, देन इट इज़ डन इन स्टोरेज डिजीजेस। आजकल तो बात करते हैं कि हम न्यूरोलॉजिकल कुछ डिजीजेस में और कुछ लोग HIV में आजकल बात कर रहे हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट आ रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स आर इवॉल्विंग, बट येस इट इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। राइट, सो व्हाई डू वेल्दी पीपल with access to the most doctors still lose their lives? Now this is not exactly true. I think एक जो नॉर्मल गरीब इंसान होता है उसकी कभी फोकस में ही नहीं आती ना ज़िंदगी। आप फिल्म स्टार्स की बात करते हो, हमें पता है, वी नो स्टेज 3 स्टेज 4 कैंसर्स हैव अ हायर मोर्टालिटी। सो चाहे इंडिया में चाहे वो रईस हो गरीब हो, हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि हम अपनी हेल्थ को नहीं टाइम देते। तो वी हैव मोर ऑफ स्टेज 3 एज वी डिस्कस स्टेज 3। तो शायद अमीर का ज़्यादा जल्दी, दे आर बिग पीपल, मोर सोशल मीडिया अटेंशन, मोर मीडिया अटेंशन, सो यू आर कमिंग टू नो। सो क्योर और ये सोशल लाइफ मतलब कोई पैसे से किसी की डिफाइन नहीं है। राइट नहीं, बट ये होता है ना कि उनके पास तो एक्सेस है ट्रीटमेंट के लिए, वो जल्दी उसके बाद भी यू नो दे टेंड टू लूज देयर लाइफ। So I'll come back to your question which you asked long back in this podcast to me, stage 0. So कैंसर का सबसे अच्छा इलाज कैंसर का प्रिवेंशन है। कैंसर के प्रिवेंशन में जैसे कि हमने डिस्कस किया था वार्निंग साइंस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स, अगर ये होते रहेंगे और कैंसर को हम स्टेज 0s या बिफोर स्टेज 0s पकड़ने लगेंगे तो वील नॉट लूज लाइफ। सो अभी AI ट्रेंड है, सो एंड प्लस वे ऑल ऑफ अस कुछ भी क्वेश्चन डाउट होता है, समझ नहीं आ रहा, चैट GPT या गूगल से हम क्वेश्चन सब पूछ लेते हैं, आंसर्स ले लेते हैं, एंड वी ट्राई टू बिकम ओन डॉक्टर, राइट, कीप डायग्नोसिस एट होम इटसेल्फ। तो AI के वजह से, AI ट्रेंड पे कैंसर का जो डायग्नोसिस है कितना असर जो हो रहा है, और उसकी वजह से पीपल आर बीइंग लेथार्जिक नॉट टू विजिट, तो उसमें क्या करना चाहिए? AI जो है ना एक टूल है जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के यूज़ के लिए, मैं कहता हूँ हमें कैंसर में एज ऑन्कोलॉजिस्ट वी यूज़ AI फॉर रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस। कई बार ट्यूमर्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, वहाँ AI कॉमन पब्लिक के लिए इसलिए नहीं है कि वो आपका डॉक्टर का रिप्लेसमेंट है, कायदे से अभी तो नहीं है। सो ह्यूमन इंटरफेस विल नेवर गो। AI will be an adjunct to anything. It can decrease the manpower load, it can help in getting the services better or getting it more scientifically tuned, but AI will never be a replacement. Right. So please आप पढ़िए, आप अवेयर होइए, उससे डिस्कशन करिए आके अपने डॉक्टर के साथ, उसको अपना इलाज मत बनाइए। इंडिया कहाँ पे स्टैंड होता है when we talk about the cancer as a disease? इंडिया बहुत हाई रैंक करता है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत हाई है। तो आज अगर बात करें, हम लोग के पास बाहर से डॉक्टर्स मिलने आते हैं, वो कहते हैं मैंने महीने में 40 ये वाला कैंसर देखा। हम लोग कहते हैं यार यहाँ तो दिन में इतने देख लेते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली द पॉपुलेशन बर्डन इंक्रीजेज द टोटल, बिकॉज इंसिडेंस ऑफ डिजीज तो सेम ही रहेगी, और जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा वो इंसिडेंस बढ़ता जाएगा। तो यही एक कारण है। ओके, सो फैमिली का रोल प्ले कैंसर के टाइम में, जैसे आपने करेक्टली बोला कि आप उन्हें रिस्पेक्ट से देखो एंड ट्रीट देम, यू नो एक्स्ट्रा केयर ज़रूर उनकी बॉडी मांगती है या अटेंशन मांगती है, बट सिंपथाइज नहीं करना है। बट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट रोल फैमिली मेम्बर्स शुड प्ले? सो कैंसर के ट्रीटमेंट में हमेशा बोलता हूँ इट्स अ मल्टी प्रोंग ट्रीटमेंट। एक आपका हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, एक आपकी दवाइयाँ हो गई, एक मरीज़ हो गया, एक आपकी काउंसलिंग होगी, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पांचवा सबसे बड़ा अंग जो इस प्रोंग का है वो आपका मरीज़ का तीमारदार या उसका अटेंडेंट है। सो हमें दो तरह से देखना है, एक तो अटेंडेंट जो है उसका भी साइकी देखना है कि वो कितना परेशान हो रहा है। सो ही और शी ऑल्सो नीड्स अ बैकअप अटेंडेंट फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सो वही प्रॉब्लम है, जैसे हमने पहले सवाल से शुरू करा था ना, कैंसर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इट इज़ नॉट अ इंडिविजुअल्स डिजीज, इट्स होल इकोसिस्टम विच गेट्स हैम्पर्ड। तो पेशेंट के अटेंडेंट को स्ट्रांग होना है, उसके साथ ऑब्जेक्टिवली डिस्कशन करना है। मैं ये कहता हूँ हमारे इंडिया में एक टेंडेंसी है कि जो अटेंडेंट है ना वो हर चीज़ छुपाना चाहता है। आप छुपाइए नहीं, आप उसे थोड़ा पॉजिटिव नोट पे बताइए, मगर हर चीज़ अपने मरीज से पूरी तरह मत छुपाइए। सो बी स्ट्रांग, बी फर्म, बी जेंटल
and I know you are also suffering. So, can cancer patient live a normal life after treatment? Yes, definitely. So cancer patients, once beyond 4 or 5 years of diagnosis and treatment, we don't call them patients. They are Acha. warriors to us. Absolutely, they So are. they are Yeah. like the पोल बेयरर्स दे मतलब वो लोग वो होते हैं आज बहुत सारी एनजीओज जो चल रही है ना कैंसर में जो बहुत ही फैबुलस काम कर रही हैं वो वही सर्वाइवर्स हैं बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू द जर्नी दे अंडरस्टैंड द जर्नी सो दे आर लाइक द एडवोकेट्स फॉर दीज पीपल Absolutely true. So, one message you would like to give to every household, Indian household, regarding cancer, हेल्दी डाइट हेल्दी लाइफस्टाइल एंड नो टू सिगरेट एंड टोबैको and no preservative. healthy diet. I'll say let us be more moderate. I'll say don't stop anything. I'll say let us make it a more balanced diet. Right. So, last thing, after watching, like after the viewers watch this podcast, right? What is the one thing people should start or stop being immediately? Start exercising. Stop smoking. Stop smoking, right? Last question would be, as you correctly stated about the family members, the attendant, जो उनके personal होते हैं, how important it is the attendant should be a family member. So the attendant, if it's a family member, the connect is different. But I'll not say that there's something wrong if you have someone else also taking care of because ऐसा ना नहीं है कि वो अच्छा केयर नहीं करेगा या नहीं सो वो तभी आएगा जब फैमिली मेम्बर के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी कि उसे पेड अटेंडेंट या हेल्प रखनी पड़ रही है तो आज मैं ख्याल से यू एग्री अगर इसको नॉर्मल सर्कमस्टेंस योर मेड माइट बी एज इक्वली लव्ड एज अ फैमिली मेम्बर बाय यू so true, that is definitely so अब वो ज़माने चले गए when we are seeing help as something inferior or something right, so they are like family to us so I Right. think they are extended family. Excellent. Right. I think I'm sure people, this episode, this entire podcast with Dr. Sumant will make a change in your life, bring a change and start living healthy. Thank you so much for your time and for this podcast. Thank you for this lovely podcast. Thank you so much.